यहाँ पर बजट के आने में और उससे पहले काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस यहाँ पर ऑलरेडी सरकार को कर दी गई हैं। सभी सेक्टर्स को यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, यहाँ पर काफ़ी हद तक जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम है वहाँ पर अभी भी सवाल हैं। काफ़ी सारी एलोकेशंस और स्कीम्स हमने सरकार की तरफ से आते हुए ज़रूर देखे हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे अभी भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। प्रोडक्टिविटी ऐसा मुद्दा है जहां सभी को लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर और यहां पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप भारत और वर्ल्ड एवरेज देखें तो फिर चाहे वो गेहूं है, दालें हैं, खाने के तेल हैं, सभी में हमने प्रोडक्टिविटी यहां पर कम रहते हुए देखी है। इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि डिफरेंट सेक्टर्स की क्या उम्मीदें हैं बजट से इस बार। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान हैं, एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा और मोपा के वीपी दीपक डेटा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जोड़ने के लिए। राहुल, मैं आपने एक शीट शेयर करी थी जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें अच्छा खासा डिटेलिंग था, एनालिसिस था, कंक्लूजन भी था और क्या किया जाना चाहिए उसका सोल्यूशन भी था। तो अगर हम सेक्टर वाइज यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करें, जहां तक ग्रेन्स की बात है, आपको क्या लगता है कहाँ हैं दिक्कतें? अभी तो बाजार फिलहाल अभी भी किस तरह की गेहूं की फसल रह सकती है उस पर चर्चा कर रहा है। ऑफकोर्स आगे का मौसम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम जनवरी फरवरी में किस तरह का, बाकी जो जनवरी है और जो फरवरी है, किस तरह का मौसम बनता हुआ देखते हैं। लेकिन अहेड ऑफ दैट बजट से एज अ ग्रेन सेक्टर किस तरह के नंबर्स आप देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? नमस्कार मनीषा जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। आपको याद होगा हम श्रीलंका में थे, उस टाइम भी पल्सेस पे हमारी काफी चर्चा हुई थी जो हमारा शो हुआ था। देखिए, इस टाइम पल्सेस इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़े डिलेमा में है। एक तरफ हम इंपोर्ट लगातार करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रोडक्शन भी हमारा बड़ा है। स्टॉकिस्ट और इंपोर्टर्स ने काफी हाई प्राइसेस पे पल्सेस की खरीद की है। अब पल्सेस के भाव बहुत डाउन आ गए हैं तो वो नहीं बेचना चाह रहे। पोर्ट पर बहुत करीब 11 लाख टन का जो है मटर का स्टॉक उपलब्ध है। तो चारों तरफ से जो है जो पल्सेस की उपलब्धता है बहुत अच्छी बनती जा रही है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि अप्रैल से दिसंबर 2024 तक हमने 48 लाख टन दलहनों का आयात कर लिया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से पूरे वित्तीय वर्ष से 4 लाख टन अधिक है। इस साल मुझे लगता है कि करीब जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया से हमारा देसी चना का एक्सपोर्ट चालू हुआ है, तो वहां से भी 10 लाख टन की खेप निकल चुकी है, जिसमें से मुख्यतः वो भारत में आएगी। तो कुल इस सीजन में मुझे जो लगता है करीब हम 55 से 58 लाख टन की दलहनों का इंपोर्ट कर सकते हैं, जो एक बहुत हाई वॉल्यूम है। 2016-17 में हमने 63 लाख टन दलहनों का इंपोर्ट किया था एक रिकॉर्ड लेवल पे। ये सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड भी पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर अवेलेबिलिटी बढ़ने से और उत्पादन बढ़ने, आयात बढ़ने से जो अल्टीमेटली लास्ट में जो हमारा है किसान, उनको पर्याप्त भाव नहीं मिल पा रहे। और आप ये देखिए तुअर के इतना अच्छा उत्पादन हुआ है, मंडियों में अभी तक तुअर की आवक का दबाव नहीं बन पाया। किसान अपना माल बेचने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले बहुत अच्छे एक भाव देखे थे तुअर के। सरकारी खरीद भी जारी है, परंतु सरकारी कांटे पर जो है किसान आने से भी पीछे हट रहा है। रही बात गेहूं की, लास्ट ईयर से हमारा जो एरिया है वो बढ़ना स्वाभाविक था। लास्ट 10 साल की एवरेज से भी अधिक गेहूं की बिजाई हुई है, 320 लाख हेक्टेयर में हुई है। एक स्वाभाविक था, क्योंकि गेहूं, मक्का और चना, इसके प्राइसेस जो है सीजन भर अच्छे रहे और किसान जो है इनकी तरफ अट्रैक्टिव भी हुआ। और जैसे सरसों की कीमतें कम रही तो उसका एरिया भी घटा है। तो इस वर्ष अगर मौसम ने साथ दिया तो हमारा गेहूं का एक अच्छा रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है, जो देश हित के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चना और मक्का का भी जो एरिया बड़ा है तो उसका भी अच्छा एक हमें उत्पादन देखने को मिल सकता है। अगर हम ओवरऑल यहाँ पर गेहूं की बात करें तो आपको क्या लगता है, आपके आंकड़ों के हिसाब से किस तरह की यहाँ पर फसल रहने की उम्मीद है? क्योंकि 105 से 115 के बीच की अटकलें हैं फिलहाल। देखिए, मेरा मानना है कि 110 लाख टन अगर मौसम फसल के अनुरूप रहता है तो 110 जो है मिलियन मेट्रिक टन हम आसानी से हमारे यहाँ उत्पादन हो सकता है। देखिए, गेहूं में क्या है कि एक उत्पादन, एक सीजन का रिकॉर्ड उत्पादन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हमें कम से कम 2 साल का एक रिकॉर्ड उत्पादन चाहिए होगा, ताकि हमारे केंद्रीय पूल में स्टॉक अच्छा हो, मिलर्स को टाइम पर सप्लाई मिलती रहे, फार्मर्स को भी अच्छे भाव मिले। तो गेहूं की कुल मिलाकर अभी तक अच्छा एक फसल देखने को मिल सकती है।
प्रोक्योरमेंट की आपने यहाँ पर बात की राहुल, और उसके ऊपर यहाँ पर डिटेल में आना चाहेंगे क्योंकि सरकार ऑफ कोर्स यहाँ पर बफर स्टॉक बढ़ाना चाहती है। जो भी सरकार ने यहाँ पर स्टेप्स दालों में की अब बात कर रहे हैं हम, दालों में लिए हैं, उसमें उनकी कोशिश यही रही है कि प्राइसेस लगातार यहाँ पर नीचे की तरफ जाएं। लोगों ने सब यहाँ पर दोनों तरीके की बात की है कि एक भाव नीचे जाएंगे तो आसानी होगी कंज्यूमर्स को, दूसरा अगर भाव एमएसपी के नीचे जाएंगे तो गवर्नमेंट यहाँ पर खरीदारी करती हुई नजर आएगी। तो दोनों चीजों को यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन क्या वो बैलेंस हो पा रहा है? देखिए, लास्ट जो रबी सीजन था उसमें हम लोगों ने मात्र 6.41 लाख टन जो है दलहनों की खरीद की थी, जिसमें से मसूर 2.5 और मूंग जो है 3.5 लाख टन थी। शेष मात्रा चने की थी। तो लास्ट ईयर कीमतें एमएसपी से काफी ऊंची थी, तो सरकारी खरीद नहीं हो पाई, जिससे बफर जो नॉर्म्स है वो नहीं हो पाया। अभी सरकार ने जो पहले 20 से 25% का जो कैप लगाया था उसे बढ़ाकर 40% किया। और श्रीलंका में आप जानते हैं कि बोला गया कि हम जो है 100% तुअर, उड़द और मसूर की खरीद करने को तैयार हैं। तो सरकार काफी एक्टिवली चाहती है कि बफर जो है उनका बढ़े। अभी कर्नाटक सरकार ने भी 450 रुपए प्रति मेट्रिक टन बोनस की घोषणा की है। वहां 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर तुअर की खरीद की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है सरकार काफी सीरियस है बफर स्टॉक बनाने के लिए, और उनको बनाना भी चाहिए ताकि मिलर्स को कॉन्टिन्यूसली जो है पल्सेस की सप्लाई मिलती रहे, और जब भाव बढ़े तो मार्केट में इंटरवेंशन करती रहे। वेल, बजट एक्सपेक्टेशंस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील बलदेवा जी, आपको क्या लगता है, काफी सारे स्टेप्स हमने जो यहाँ पर बनते हुए देखे हैं दालों के लिहाज से, उसका कितना फर्क यहाँ पर पड़ सकता है? क्योंकि क्लियरली सरकार यही चाहती है कि भाव जो दालों के हैं वो यहाँ पर लगातार नीचे आए। एक कंसर्न ऑफ कोर्स ये भी यहाँ पर रही है कि किस तरह के भाव हमने होलसेल में आते हुए देखे हैं, रिटेल पे उसका कोई बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ा है। वो एक डिबेट रहा है, एक चिंता की बात रही है, क्योंकि पास ऑन नहीं हो रहा है वो प्राइस यहाँ पर कंज्यूमर को। अब सुनील जी के साथ यहाँ पर संपर्क टूटा है, लेकिन अगर होलसेल रिटेल की बात आपसे भी रखें हम राहुल, तो आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? होलसेल में प्राइसेस ऑफ कोर्स डाउन हुए हैं, बट उनका जो इम्प्लीकेशन है वो रिटेल मार्केट पर इतना नहीं आ पाया जितना आना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने अभी देखा है मैंने कि रिटेलर्स की जो एसोसिएशन है उनसे भी बातचीत की है कि आप भी जब होलसेलर के भाव कम हुए हैं तो आपको भी एक रीजनेबल अमाउंट मार्जिन लेकर वो जो है वो उपभोक्ता को पास ऑन करना चाहिए। देश में रिटेलर्स की संख्या इतनी ज्यादा है, इतने रिमोट एरियाज में है, तो कंट्रोल करने में थोड़ी कठिनाई जरूर हो सकती है, परंतु अगर सरकार चाहे तो उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। वेल, ऑफ कोर्स सरकार का पुश यहाँ पर देखना होगा। एज ऑफ नाउ होलसेल रिटेल में बहुत बड़ा फर्क है, हम वो अभी कम होता हुआ एज ऑफ नाउ देख नहीं पा रहे हैं। चलिए राहुल, आपसे ही जान लेते हैं आपकी बजट एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर एज ऑफ नाउ क्या है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर मार्केट्स में है, उठापटक काफी ज्यादा है, आप कैसे देखते हैं बाजार? देखिए, पल्सेस में मैं बजट के लिए ये कहना चाहूंगा कि अभी हमने बहुत एक ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट कर लिया है, इंपोर्ट किया, और अभी जो है हमें जो आगे के सीजन के लिए, आगे के फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी घोषित करनी चाहिए कि हम जो है पल्सेस इंपोर्ट करना चाहते हैं और इससे ऊपर नहीं करना चाहते। अगर मान ली सपोज कोई सीजन फेलियर होता है हमारा, तो पल्सेस में बदलाव भी हो सकता है, परंतु एक क्वांटिटी एक हमें फिक्स करनी चाहिए पल्सेस की कि जो है इससे ऊपर क्वांटिटी ना आए। अगर ऑयल सीड की अगर बात करें तो ऑयल सीड में जो रिफाइंड और क्रूड तेल के बीच का जो अंतर है इंपोर्ट ड्यूटी का, वो केवल 7.5% है। तो अधिकतर ऑयल कंपनीज जो है इंडिया में अब वो केवल माल मंगवाती है बाहर से और पैकिंग करके बेचती हैं। तो इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी असर पड़ा है, उनके टर्नओवर पर भी असर पड़ा है। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि तेल मिलों को, इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार को कम से कम 15 से 20% दोनों तेलों के बीच में जो है अंतर करना चाहिए। ऑलराइट, तो वो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो ये कि जो दालों के फ्री इंपोर्ट आ रहा है वो आए, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पर डिसाइड कर दी जाए, और दूसरा ये कि जो खाने के तेल हैं यहाँ पर 7.5 से ड्यूटी को बढ़ाकर 15 से 20% कर दिया जाए क्रूड और रिफाइंड के बीच में। सुनील बलदेवा